Hello, student. BCom first year, second semester, subject बिजनेस लॉ, BADM। देखिए, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला प्रश्न जो करने जा रहे हैं उस प्रश्न का नाम है साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, अपना जो प्रश्न होगा वो क्या है, साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। ठीक है, साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदार के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। यह हमारा प्रश्न है कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। देखिए, हम आमतौर पर कहते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर जो कार्य करते हैं या मिलकर जो व्यवसाय करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। कहते हैं ना कि जब दो व्यक्ति मिलकर लाभ अर्जन के लिए, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं या व्यवसाय का संचालन करते हैं उसे हम साझेदार कहते हैं। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अगर हम सही रूप से परिभाषा पढ़ें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बोलते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ अर्जित करने के लिए एवं उसे आपस में बांटने हेतु आपस में उसे बांटने के उद्देश्य से परस्पर रूप से किसी व्यवसाय के संचालन हेतु
किसी व्यवसाय के संचालन हेतु कोई ठहराव करते हैं, साझेदारी कहलाती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ अर्जित करने के लिए एवं उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से परस्पर रूप से किसी व्यवसाय के संचालन हेतु कोई ठहराव करते हैं तो ये साझेदारी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ठीक है, अब हम प्रोफेसर हेले के अनुसार देखते हैं कि साझेदारी क्या है। प्रोफेसर हेने के अनुसार प्रोफेसर हेने एक लेखक हैं या राइटर हैं। उन्होंने साझेदारी की क्या परिभाषा लिखी है बताते हैं आपके लिए प्रोफेसर हेने के द्वारा कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो किसी लाभ के उद्देश्य से जो किसी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय को किसी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत हुए हों। ठीक है, ये प्रोफेसर हेने ने कहा है। प्रोफेसर हेने की परिभाषा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। देखो, साझेदारी व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। ठीक है, यानी दो पक्षकार हैं, उनके बीच एक संबंध है। साझेदारी दो पक्षकारों के बीच क्या है? एक संबंध है। किसी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। व्यवसाय किस लिए किया जाता है? किसी लाभ को कमाने के लिए, यानी किसी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत हुए हैं। व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत हुए हो, उसे हम साझेदारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ये किसने कहा? प्रोफेसर हेने ने कहा।
ठीक है, तो इस परिभाषा के बाद देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, इसके अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1932 की धारा 4 के अनुसार, इसके अनुसार साझेदारी की क्या परिभाषा है ये देखनी हमें कि भारतीय साझेदारी देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। क्या कह रहे हैं? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। ठीक है, पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों, जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हों, ठीक है, सहमत हुए हों, जिसे वे अथवा उन सबकी ओर से, क्या करें, हुए हों वे अथवा उन सबकी ओर से, वे अथवा उन सबकी ओर से, वे उनकी सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता हो, किसी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया गया हो। एक इस परिभाषा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। क्या करें कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे
कारोबार के लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हों, वे अथवा उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, इस सचिन और अजय दो पक्षकार, दो व्यक्ति हैं, सचिन और अजय। ठीक है, ये दोनों पक्षकार हैं, ए और बी, दो पक्षकार हो गए। ये दोनों पक्षकार 100 पेटी चाय की पत्ती खरीदते हैं। कितनी पेटी? 100 पेटी चाय की पत्ती खरीदते हैं, जिसे वे संयुक्त रूप से, जिसे वे क्या करते हैं? संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं और उस चाय की पत्ती में क्या हो जाते हैं? साझेदार हो जाते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, सचिन और अजय 100 पेटी चाय की पत्ती खरीदते हैं, तो ये सचिन और अजय दोनों संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं। संयुक्त रूप से क्या करते हैं? ठहराव, संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं, संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं। सचिन और अजय 100 पेटी चाय खरीदते हैं और संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं, और दोनों सचिन और अजय दोनों मिलकर चाय की पत्ती को बेचते हैं। तो यही साझेदारी कहलाती है, यही साझेदार का व्यवसाय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? साझेदार का व्यवसाय। यही क्या कहलाता है? साझेदार का व्यवसाय। ठीक है, यही क्या कहलाता है? साझेदार का व्यवसाय कहलाता है। जैसे कि सचिन और अजय दोनों संयुक्त रूप से 100 पेटी चाय की पत्ती खरीदते हैं और संयुक्त रूप से ठहराव करते हैं, और दोनों मिलकर उन चाय की पत्ती को बेचते हैं। तो ये साझेदारी कहलाती है। और अंत में जो लाभ होता है उसमें बराबर बराबर अपना हिस्सा बांट लेते हैं, और अंत में जो लाभ होता है उसमें वो अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। पर साझेदारी क्या होती है? पता है इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति साझेदार हैं, यानी दो व्यक्ति हैं जैसे ए और बी, और दोनों संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। दोनों क्या करना चाहते हैं? संयुक्त रूप से व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली से कोई सामान खरीद कर लेकर आए, ठीक है, जैसे दीपावली के समय पर दिल्ली से वो डेकोरेशन का सामान खरीद के लाए, ठीक है, और उन्हें ये कहा कि दीपावली के सीजन हम दुकान लगाएंगे, उसके बाद हम दुकान को बंद कर देंगे। ठीक है, दिल्ली से सामान 2 महीने तक उन्होंने ये सामान बेचा, और वर्ष अंत में जो लाभ आया उन्होंने बराबर बांट लिया। हानि को भी वो बराबर, साझेदार होते वो हानि को भी बराबर बांटते हैं। जैसे लाभ को बराबर बांटते हैं, उसी प्रकार ही हानि को भी बराबर के हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ये तो ही साझेदार है। अब जैसे आप ये कहो, अगले उदाहरण जैसे कहा जाए कि ए और बी, इधर देखिए, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए और बी। अब ए और बी बाजार से संयुक्त रूप से गेहूं की बोरी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? गेहूं की बोरी। संयुक्त रूप से गेहूं की बोरी खरीदते हैं और घर आकर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये साझेदारी नहीं है। यानी बाजार गए, ए और बी दोनों बाजार गए, संयुक्त रूप में गेहूं की बोरी खरीद के लाए, और घर आकर उन्होंने अपने अपने बराबर हिस्सा बांट लिया। तो इसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे, इसे हम क्या नहीं कहेंगे? साझेदारी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
साझेदारी के आवश्यक लक्ष्य। ठीक है, पहला दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। देखिए, साझेदारी व्यवसाय के निर्माण करने के लिए हमें कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन दो से कम व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? व्यवसाय नहीं कर सकता है। कि साझेदारी अधिनियम की धारा 41 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी साझेदारी या उपक्रम या संस्था में साझेदारों की संख्या मृत्यु या दिवालिया होने के परिणाम स्वरूप कम होकर दो से कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अनिवार्य रूप से समापन हो जाएगी। क्या कहा है भारतीय साझेदारी अधिनियम? भारतीय साझेदारी अधिनियम में क्या कहा है? भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 41 में स्पष्ट कहा गया है। 41 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि साझेदारों की संख्या मृत्यु से, दिवालिया से, किसी भी कारण से कम हुई हो, या दो हुई हो, या दो से दो पर पहुंच गई हो, फिर दो से बिल्कुल कम हो गई हो, दो से भी कम हो गई हो, तो साझेदारी का निश्चित रूप से समापन होगा। साझेदारी का अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा? समापन। क्योंकि साझेदारी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। साझेदारी क्या नहीं कर सकता है? अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता है। ना साझेदारी का निर्माण होता है। साझेदारी निर्माण कब होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, कब होंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, तभी ही साझेदारी का निर्माण हो सकता है। ठीक है, एक ठहराव के अनुबंध का होना। अगला, ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक ठहराव या अनुबंध का होना। एक ठहराव या अनुबंध का होना, यानी साझेदारी ऐसी नहीं होती है। साझेदारी के लिए सभी पक्षकार ठहराव करते हैं, अनुबंध करते हैं, तभी साझेदारी का निर्माण होता है। साझेदारी का जन्म किससे होता है? अनुबंध से। साझेदारी का जन्म किससे होता है? अनुबंध से होता है। ठीक है, बिना ठहराव के हम साझेदारी नहीं कर सकते हैं। साझेदारी के लिए ठहराव का, अनुबंध का होना बहुत जरूरी है। बिना ठहराव और अनुबंध के हम साझेदारी नहीं कर सकते हैं। कि यह तथ्य या लक्षण साझेदारी के स्वैच्छिक अनुबंधात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है। यह इस बात पर बल देता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ठहराव या अनुबंध के द्वारा ही साझेदारी का निर्माण होता है। कैसे कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, तो वह ठहराव या अनुबंध के ही माध्यम से होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, साझेदारी का निर्माण ठहराव से और अनुबंध से ही होगा। इसलिए इसे आपसे लक्षण रखा है कि एक ठहराव या अनुबंध का होना। अगला पॉइंट, व्यवसाय का होना। नंबर 3 पॉइंट है अपना व्यवसाय का होना। किसका होना?
हम साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी कर रहे हैं तो हमारा व्यवसाय तो होगा, तभी तो हम साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है, साझेदारी के व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। कैसे कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, देखिए उदाहरण को समझना है कि राम और श्याम दो साझेदार हैं। अब ये अमेरिका जाकर, कहां जाकर, अमेरिका जाकर 100 पाउंड ऊन की लेके आते हैं। ठीक है, और भारत में आकर वो इनको आधे आधे हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये क्या साझेदारी हुई? नहीं, ये साझेदारी नहीं है, क्योंकि ये लेने गए, लेकर आपस में बांट लिया, तो ये साझेदारी नहीं है। कब है साझेदारी? जब न्यूजीलैंड से, अमेरिका से 100 पाउंड ऊन की लेकर आए और भारत में आकर उनको विक्रय करते, दोनों राम और श्याम दोनों मिलकर भारत में आकर उस चीज का विक्रय करते, तो ही ये साझेदारी मानी जाती। देखिए, साझेदारी का निर्माण अनिवार्य रूप से व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं एवं सेवाओं का बार बार क्रय एवं विक्रय होना आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं का बार बार क्रय एवं विक्रय होना आवश्यक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 2B के अनुसार के अंतर्गत परिभाषित, जिसके अनुसार व्यवसाय में व्यापार, क्या कहा है? व्यवसाय में व्यापार, पेशा, अन्य सभी कार्य सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये सभी कार्यों की स्थापना नहीं की जा सकती है। व्यवसाय का अर्थ यह नहीं हुआ कि एक ही प्रक्रिया को बार बार किया जाए, अब तो आवश्यक है कि उस क्रिया के निष्पादन या करने के उद्देश्य से चाहे एक बार ही क्यों लाभ कमाना होना चाहिए। अगला है लाभ कमाने का उद्देश्य। अगला पॉइंट है अपना, अपने 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट है लाभ कमाने का उद्देश्य। लाभ कमाने का उद्देश्य, देखिए व्यवसाय का हमेशा क्या कार्य होना चाहिए? लाभ कमाना। व्यवसाय का क्या कार्य होना चाहिए? लाभ कमाना। कि साझेदारी का निर्माण व स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए की जाती है या उद्देश्य की जानी अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं कि साझेदारी का निर्माण लाभ कमाने के उद्देश्य की जाने के लिए अनिवार्य है। वैधानिक दृष्टि से जिस साझेदारी का लाभ कमाना ना हो, क्या करें? वैधानिक दृष्टि से जिस साझेदारी का लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो, उसे कानून की दृष्टि में साझेदारी नहीं कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि साझेदारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। ठीक है, लाभ होना चाहिए, क्योंकि बिना लाभ के हम साझेदारी नहीं कर सकते। साझेदारी किस लिए की जाती है? लाभ कमाने के लिए। वैधानिक दृष्टि से यह कहा गया है कि साझेदारी का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होना चाहिए और किसी कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए नहीं होना चाहिए? कानून की दृष्टि में साझेदारी नहीं कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है कि साझेदारी केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और किसी कार्य से अगर साझेदारी की गई है तो उसे हम साझेदार नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अगर लाभों को आपस में बांटना, लाभों को आपस में बांटना। देखिए, ए, बी, सी 3 साझेदार हैं और तीनों साझेदारों ने मिलकर व्यवसाय किया है, तो तीनों और वर्ष से लाभ होगा तो तीनों के हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तीनों हिस्सों में क्या बांटा जाएगा? बराबर बराबर से बांटा जाएगा। कि साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य, यानी साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना होता है। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। ठीक है,
और लाभ कमाना ही नहीं है, बल्कि साझेदारों में आपस में बांटना भी है। ठीक है, बांटना भी एक अनिवार्य है, अर्थात साझेदारी के अंतर्गत जो लाभ अर्जित किया जाए उसे साझेदार में बांटना चाहिए। अगला है, प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी होता है। क्या कहें? प्रत्येक साझेदार, नंबर 6, प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का, प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी होता है। एजेंट एवं स्वामी होता है। प्रत्येक साझेदार है और सभी साझेदार ही उसमें खुद अपने एजेंट होते हैं और खुद ही स्वामी होते हैं। ठीक है, वो दोनों ही रूप में कार्य करता है, एजेंट के रूप में भी और स्वामी के रूप में भी। ठीक है, क्षतिपूर्ति का हाँ जी, देखिए प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी होता है। ठीक है, वो एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और स्वामी के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा क्या है, संचालन सभी के द्वारा या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा। व्यवसाय में ये भी होता है, या तो सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय का संचालन कर ले या फिर कोई एक अकेला व्यक्ति भी उसका संचालन कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसा जैसे 3 पक्षकार, 3 साझेदार ए, बी और सी, तीनों मिलकर भी व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति ही इनमें से व्यवसाय का संचालन कर सकता है। ठीक है, तो संचालन सभी के द्वारा भी हो सकता है या उनकी ओर से, ऐसा नहीं है वो अकेला अपनी मर्जी से, तीनों की मर्जी से ही एक व्यक्ति को चुना जाता है। वो कोई सा व्यक्ति हो सकता है जो एक व्यक्ति भी संचालन कर सकता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध। ठीक है, 8वां है क्षतिपूर्ति का अनुबंध। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार क्या कहें, भारतीय साझेदारी अधिनियम 13 के अनुसार सामान्य रूप से व्यवसाय के अंतर्गत या आकस्मिक दशाओं में साझेदार ने व्यवसाय संबंधी कोई कार्य किया है और उससे हानि हुई हो, तो ऐसी दशा में साझेदार की हानि की पूर्ति फर्म के द्वारा की जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 13 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 13 के अनुसार सामान्य रूप से व्यवसाय के अंतर्गत, सामान्य रूप से व्यवसाय के अंतर्गत या आकस्मिक रूप से किसी साझेदार से, ठीक है, साझेदार ने व्यवसाय में सामान्य रूप से संबंधी कोई कार्य किया हो जिससे हानि हो गई हो, तो उस हानि का वहन साझेदार पूरी साझेदारी करेगी। ठीक है, तो देखिए नवा पॉइंट है विश्वास, सदविश्वास। देखिए साझेदारी किससे चलती है? विश्वास से। सभी पक्षकारों में यानी जितने भी साझेदार हैं उन सभी का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है।
जब तक हम सभी साझेदार एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम साझेदारी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए साझेदारी के लिए पारस्परिक शत विश्वास, पारस्परिक का मतलब होता है सभी में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक साझेदारी नहीं ठीक से नहीं चल पाएगी और आगे चल के उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगला है फर्म का नाम। फर्म का नाम कि साझेदारी व्यवसाय में यह होना अनिवार्य है कि किसी भी निश्चित व्यवसाय नाम से संचालित करें। किसी के नाम से साझेदार का वैधानिक नाम कहा जाता है। इस नाम के अंतर्गत साझेदारों के नाम को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फर्म का नाम सरकारी नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए साझेदारी के आवश्यक लक्षणों में 10 पॉइंट पढ़े। ठीक है, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि पहला था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, ठहराव या अनुबंध का होना। ठहराव या अनुबंध का होना। नंबर 3 व्यवसाय का होना। नंबर 4 सद्विश्वास। नंबर 5 फर्म का नाम। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, ठहराव या अनुबंध का होना, व्यवसाय का होना, सद्विश्वास और फर्म का नाम। 5 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां, लाभों को आपस में बांटना। लाभों को आपस में बांटना। तो आपस में बांटना लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का स्वामी एवं एजेंट होता है। स्वामी एवं एजेंट होता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध। ठीक है, तो क्या है, लाभों को आपस में बांटना, लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का स्वामी एवं एजेंट होता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध। अपना 9वां पॉइंट है संचालन सभी की ओर से। संचालन सभी की ओर से। संचालन सभी की ओर से या किसी एक के द्वारा
या किसी एक के द्वारा। नंबर 10, ठीक है, साझेदारी सामाजिक स्थिति नहीं है, यही है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी की परिभाषा प्रोफेसर हेने के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार हमने 2 परिभाषाएं एक अर्थ में रूप में पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े साझेदारी के आवश्यक लक्षण, हमने 10 लक्षणों को पढ़ा, ठीक है। धन्यवाद।